करेंगे 4 निकाल लेते हैं कॉमन, और जैसे ही 4 कॉमन निकालेंगे तो ये हो जाएगा लंबाई। अब थोड़ा-सा याद करें, उस समय हनुमान जी ने ऐसे पूँछ गोल-गोल इस तरह से बनाई थी और वो उसके ऊपर बैठ गए थे। इसका मतलब वो जो एरिया है वो वक्रपष्टी है। क्या हो जाएगा? अगर मैं इसमें 2 का भाग दूँ तो ये 2 से 2 कट जाएगा, तो यहाँ आंसर आ जाएगा 2/3, यानी कि 2/3, और फिर लिखेंगे पाई आर क्यूब। इस तरह से हम इसका फॉर्मूला लिखेंगे। नमस्कार दोस्तों, मैं देवेंद्र कुमार, आपके अपने YouTube चैनल एजुकेशन लिंक पर आपका स्वागत है। तो आज हम देखेंगे क्षेत्रफल, जिसे अंग्रेजी में बोलते हैं एरिया, और वॉल्यूम यानी कि आयतन। जितनी सारी आकृतियां हैं, जिन जिन आकृतियों का क्षेत्रफल और आयतन बन सकते हैं, उन सबके हम आज फॉर्मूले देखेंगे और उनके बेस पे जो क्वेश्चंस हैं वो हमको सोल्व करेंगे। तो सबसे पहले हम शुरू करेंगे जो सबसे पहली आकृति है हमारे ग्राफ। उससे पहले अगर आप इस हमारे चैनल पर पहली बार है तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो अच्छी लगती है तो लाइक करें और अपने दोस्तों को शेयर करें, ताकि इसका बेनिफिट जो है सबको मिल सके। तो चलिए बिना देरी किए हुए हम शुरू करते हैं। जो हमारे पास में आकृति है, यानी कि जो डायग्राम बना रखा है घनाभ, हम इस घनाभ के बारे में एक एक चीज जिससे क्वेश्चंस बनते हैं इन सारे का एक ही बार में ऑपरेशन कर देंगे, ताकि इसका जो क्वेश्चन एग्जाम में पूछे तो हमें कोई दिक्कत नहीं रहे। और अगर ये आकृति अगर आपको अच्छे से समझ में आ गई है तो इसके बेस्ड घनाभ, सिलेंडर यानी कि बेलन और शंकु और गोला, ये सारी जो आकृतियां हैं वो इसी के बेस चलती हैं दोस्तों। तो अगर आपको इसका फॉर्मूला, इसके क्षेत्रफल, आयतन, किनारों की लंबाई, विकर्ण की लंबाई, वक्र पृष्ठीय, संपूर्ण पृष्ठीय, अगर आपने इसका सही समझ लिया तो बाकी सारे का आपको फटाफट से समझ में आ जाएगा। तो बिना देरी किए हुए हम शुरू करते हैं। सबसे पहले घनाभ। घनाभ के अंदर सबसे पहले अपन बात करेंगे इसके जो फलक होते हैं। फलक का मतलब, जैसे कोई कमरा होता है तो कमरे की 4 दीवारें होती हैं और एक छत और नीचे वाला बॉटम होता है। तो उसके अंदर जो फलक हैं, यानी कि कितने फलक हो गए? 6 फलक हो गए। तो उसके अंदर जो फलक हैं, फलक का मतलब, जैसे देखिए यहाँ हम सबसे पहले बात करते हैं फलक की। फलक किसे कहते हैं? जैसे इसके ये जो नीचे वाला पेंदा दिख रहा है, ये वाला, इस साइड वाला पेंदा, ऊपर वाला पेंदा, पीछे वाला पेंदा, आगे वाला पेंदा, और लेफ्ट वाला और राइट वाला। तो ये सारे सारे क्या हैं? फलक कहते हैं इसे। और इससे अपन बोलते हैं पृष्ठ भी बोलते हैं, और अंग्रेजी में इसको बोलते हैं सरफेस। क्या बोलते हैं? सरफेस बोलते हैं इसको। अब देखिए, इनके जो फलक होते हैं वो होते हैं रेक्टेंगल शेप में, मतलब आयत के जैसे होते हैं, इस तरह से। तो पहले हम एक बार 2 मिनट के लिए इस आयत को समझ लेते हैं। जब आपको ये आयत समझ में आ जाएगा तो ये बाकी सारी चीजें समझ में आ जाएगी। देखिए, आयत के अंदर होती है लंबाई और होती है हमारे पास में चौड़ाई। इसके अंदर लंबाई होती है, साथ में चौड़ाई होती है, और साथ में ऊंचाई भी होती है। मतलब इसमें ऊंचाई नहीं होती है। ठीक है। अब देखिए, अगर मैं इससे इसका क्षेत्रफल पूछूं तो किसी का भी क्षेत्रफल हमेशा फॉर्मूला होता है लंबाई इंटू चौड़ाई। यानी कि आयत का अगर मेरे से क्षेत्रफल पूछे तो वो होता है लंबाई इंटू चौड़ाई। मतलब क्षेत्रफल किसी का भी हो, हमेशा लंबाई को चौड़ाई से इंटू करते हैं। ठीक है। तो अब ये जो आयत दिख रहा है, इसके क्षेत्रफल का फॉर्मूला हो गया लंबाई इंटू चौड़ाई। अब मुझे इसमें बताओ कि इसमें जो क्षेत्रफल का फॉर्मूला होगा वो क्या होगा, क्योंकि ये जो आयत है वो इसके बेस में भी आ रहा है, जैसा इस साइड में है वैसा ऊपर की तरफ भी है। ऐसे कैसे? मतलब इसके अंदर अगर मैं घनाभ के अंदर देखूं तो एक आयत नीचे है और दूसरा आयत ऊपर है। इसका मतलब इसका जो क्षेत्रफल का फॉर्मूला हो जाएगा, सिर्फ इसकी बात कर रहा हूं, इसके बॉटम का, तो वो लिखेंगे लंबाई इंटू चौड़ाई। अब क्योंकि जैसा नीचे है वैसा का वैसा ऊपर भी है, इसका मतलब इसका फॉर्मूला इसके आगे हम लगा देंगे 2, इस तरह से। लेकिन अगर मैं इस साइड वाले की बात करूं, इस वाले साइड की, तो इसकी चौड़ाई तो है, सॉरी लंबाई तो है, चौड़ाई, और जो इसकी चौड़ाई है वो है ऊंचाई। इसका मतलब लंबाई की जगह हम लिखेंगे चौड़ाई, और जो चौड़ाई की जगह लिखेंगे ऊंचाई। इसका मतलब यहाँ जो चीज लिखी हुई है उसकी जगह हम ऐसा लिखेंगे कि चौड़ाई इंटू ऊंचाई, इस तरह से। अब जैसा इस साइड में है वैसा इस वाली साइड में भी है। मतलब ये जो साइड दिख रही है ना आपको, ये वाली साइड में भी है, इस तरह से। इसका मतलब चौड़ाई और ऊंचाई है वो भी 2 बार आ रही है, तो फिर हम यहाँ लगा देंगे 2, इस तरह से। फिर एंड करेंगे प्लस। अब जो आगे वाला फलक दिख रहा है आपको, आगे वाला यानी कि जो फ्रंट वाला दिख रहा है, इसके अंदर आती है लंबाई और यह आती है ऊंचाई। इसका मतलब इसके जो आगे वाला फलक है, इसका अगर हम क्षेत्रफल देखें तो उसका फॉर्मूला होता है ऊंचाई इंटू लंबाई। यानी कि ये तो है ऊंचाई और ये लंबाई है। आप इसको लंबाई इंटू ऊंचाई भी लिख सकते हैं, पर क्रम के हिसाब से लंबाई इंटू चौड़ाई, चौड़ाई इंटू ऊंचाई, और ऊंचाई इंटू लंबाई, इस तरह से।
जैसा आगे है वैसा का वैसा पीछे भी है, इसीलिए हमने इसके आगे क्या लगा दिया, 2 लगा दिया, और ये बन गया किसका फॉर्मूला है, ये है घनाभ के संपूर्ण पृष्ठीय, सारे पृष्ठ आ गए, देखो ऊपर वाला आ गया, नीचे वाला आ गया, दाएं वाला आ गया, बाएं वाला आ गया, पीछे वाला आ गया, आगे वाला आ गया। यानी कि अगर मेरे से पूछे कि घनाभ का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल, संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल का फॉर्मूला पूछे, तो हम क्या लगाएंगे, 2 कोष्टक, फिर लगाएंगे लंबाई इंटू चौड़ाई एंड प्लस चौड़ाई इंटू ऊंचाई एंड प्लस ऊंचाई इंटू लंबाई, इस तरह से। और इसको मैं कर देता हूं रफ यहां से थोड़ा इसको हटा देते हैं। चलिए अब हम बात करते हैं इसके अंदर आधार, यानी कि आधार अगर हम नहीं लें, एक वर्ड यूज करते हैं जिसे अपन बोलते हैं वक्रपष्टी। अच्छा, वक्रपष्टी का मतलब क्या होता है, वक्रपष्टी का मतलब ऐसा समझो जैसे हमारे पास में एक कमरा है और कमरे के ऊपर वाली छत नहीं है और नीचे वाला बॉटम नहीं है। दोबारा से एक बार समझेंगे, जैसे अगर इस पूरे डायग्राम के अंदर मैं ऐसा कहूं आपसे कि ये जो नीचे वाला एरिया है, नीचे वाला यहाँ पे ढक्कन नहीं लगा हुआ है और ये ऊपर वाला ढक्कन नहीं लगा हुआ है, इस तरह से, तो इसे हम बोलेंगे वक्रपष्टी। जैसे अगर आप यहाँ से कुछ चीज डालोगे तो सीधी सीधी नीचे निकल जाएगी, इस तरह से। मतलब जैसे अगर अपन यूं कह सकते हैं कोई बॉक्स है हमारे पास में, उसके चारों तरफ तो है लेकिन ऊपर और नीचे कुछ भी नहीं है, मतलब अगर मैं इसमें से हाथ डालू तो आर पार निकल जाएगा, इस तरह से, है ना। तो इसे बोलते हैं वक्रपष्टी। अगर मेरे से पूछे कि घनाभ का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल का फॉर्मूला क्या होता है। अच्छा, वक्र पृष्ठीय का फॉर्मूला देखने से पहले एक बार इसको समझो कि यह वक्र पृष्ठीय का फॉर्मूला बनेगा कैसे। इसको हम कर देते हैं थोड़ा सा यहाँ से हटा देते हैं। देखिए, अब मेरे से कोई पूछ रहा है कि इसका जो वक्र पृष्ठीय है उसका फॉर्मूला कैसे रहेगा। तो वक्र पृष्ठीय के अंदर देखो, ये लंबाई वाला और चौड़ाई वाला, ये दिख रहा है ना, हमें लंबाई इंटू चौड़ाई, ये वाला भाग हमें नहीं लेना है क्योंकि ये तो हट गया, यहाँ से खोखला हो गया। तो इसका मतलब यहाँ जो लंबाई इंटू चौड़ाई लिखी हुई है, ये वाली, ये किसका क्षेत्रफल था, ये नीचे वाले का था, वैसा का वैसा ऊपर वाले का भी था, इसीलिए हमने इन दोनों की जगह पे ये क्षेत्रफल लिखा था। तो वक्र पृष्ठ के अंदर ये तो आता ही नहीं क्योंकि ऊपर वाला ढक्कन और नीचे वाला ढक्कन हमने हटा दिया है, तो इसका मतलब यहाँ पे ये चीज नहीं आएगी। तो फिर लिखेंगे 2 कोष्टक लंबाई इंटू चौड़ाई को छोड़ दो तो क्या आ जाएगा, चौड़ाई इंटू ऊंचाई एंड प्लस करेंगे ऊंचाई इंटू लंबाई। ये किसका हो गया, ये है इसका वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल। किसकी बात कर रहे हैं हम, घनाभ की बात कर रहे हैं। घनाभ के अंदर जो इसका वक्र पृष्ठीय है वो वाला हमने लिख लिया है। कौन सा लिखा हमने, सर ये वाला है एरिया ले लिया, इसके इधर वाला एरिया लिया, इधर वाला लिया, आगे वाला लिया और पीछे वाला लिया। हमने ये आगे वाला ले लिया इस तरह से, ऐसे, और इसके जस्ट जो पीछे वाला था वो ले लिया। हमने एरिया कौन सा नहीं लिया, कौन सा क्षेत्रफल नहीं लिया, इसके ऊपर ढक्कन वाला जो लग रहा था और नीचे ढक्कन वाला लग रहा था, वो दोनों हमने नहीं लिया। अब इसमें एक फॉर्मूला आता है घनाभ का घनाभ का आधार सहित आधार सहित वक्र पृष्ठीय, आधार सहित वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल। अच्छा, ये क्या कहना चाह रहा है पहले इसको समझते हैं। देखो, आधार सहित का मतलब क्या हो गया, जो हमने वक्र पृष्ठीय ले रखा है, देखो ये फॉर्मूला हमने वक्र पृष्ठीय ले रखा है, इसके अंदर अगर सिर्फ मैं नीचे वाला ढक्कन लगा दूं, जैसे कि हम ऐसे समझते हैं हमारे पास में कोई बॉक्स है, उसके ऊपर वाला ढक्कन नहीं है और नीचे वाला ढक्कन जो है सिर्फ वही ढक्कन लगा हुआ है, ऊपर वाला जो ढक्कन है वो हमने हटा दिया, मतलब हम उसके अंदर कुछ भर सकते हैं पर हम उसको ढक नहीं सकते। तो इसके अंदर कितने फलक हो जाएंगे, 4। 4 तो हो जाएंगे दीवारें और एक हो जाएगा नीचे वाला, यानी टोटल हो जाएंगे हमारे पास में 5। यानी कि अब ये जो लंबाई इंटू चौड़ाई 2 बार लिखा हुआ है, यानी लंबाई इंटू चौड़ाई जो नीचे वाला बॉटम है वो और ऊपर वाला बॉटम मतलब ऊपर वाला है, इन दोनों को अगर हम शामिल करें तब यहाँ पे 2 आता है। लेकिन हमने क्या किया, सिर्फ ये नीचे वाला ही शामिल कर रहे हैं, यानी ऊपर वाला नहीं ले रहे हैं, तो इसे लंबाई इंटू चौड़ाई है ये सिर्फ आएगा एक बार और बाकी ये दोनों आएंगे 2-2 बार, जैसा कि यहाँ पे लिखा हुआ है। तो ये फॉर्मूला तो वक्र पृष्ठ के अंदर तो है ही है भाई, आधार सहित वक्र पृष्ठ। आधार वक्र का मतलब जो इस राउंड शेप में है, 4 दीवारें और आधार और जोड़ रहे हैं। तो पहले एक बार आप 4 दीवारों को लिख लो, तो 4 दीवारों को लिखेंगे 2 कोष्टक चौड़ाई इंटू ऊंचाई एंड प्लस ऊंचाई इंटू लंबाई। ये तो हो गया वक्र पृष्ठ का। अब आधार जोड़ना है, ऊपर वाला नहीं जोड़ना, मतलब ये ऊपर वाला दिख रहा है ये हमें नहीं जोड़ना है, तो हम लिखेंगे लंबाई प्लस चौड़ाई, इस तरह से। तो इसका फॉर्मूला यहाँ हम एक बार लिखेंगे इस तरह से। इसको 2 बार क्यों नहीं लिखा, क्योंकि हमारे पास में जो ऊपर है वो वाला ढक्कन हमने यूज नहीं किया है, लेकिन अगर हम ये ऊपर वाला ढक्कन यूज करते हैं तो ये आराम से 2 यहाँ हम भी लगा सकते थे। अब देखिए,
अब हम बात करते हैं इसके किनारों की लंबाई। जो इसके किनारे होते हैं, किनारों की लंबाई देखते हैं। यानी कि घनाभ के किनारों की लंबाई, किनारों की लंबाई। अच्छा, ये कैसे बनेंगे घनाभ के किनारों की लंबाई? देखिए, इसका मतलब क्या है? घनाभ के किनारों का मतलब ये कहते हैं जैसे हमारे पास में एक कोई घनाभ यानी कमरा है, जो कमरे के जितने सारे किनारे हैं उनकी लंबाइयां कैसे निकालते हैं, मतलब उनकी टोटल डिस्टेंस कितनी होगी, टोटल दूरी कितनी होगी, वो कैसे निकालते हैं? देखिए, ये जो घनाभ दिख रहा है आपको, इस घनाभ के अंदर ऐसे समझो, लंबाइयां कितनी है किनारे का, मतलब ये किनारा है एक लंबाई, ये दो लंबाई, ये तीन लंबाई और ये चार लंबाई। इसका मतलब लंबाई है हमारे पास में चार। अगर मैं लिखना चाहूं तो हमारे पास में लंबाई की जो संख्या है वो है चार लंबाई। लंबाई कितनी है? चार है। अब बात करते हैं चौड़ाई की। तो देखो, ये एक चौड़ाई, ये दूसरी चौड़ाई, ये तीसरी चौड़ाई और ये चौथी, मतलब चौड़ाई भी चार है। ठीक है, प्लस करेंगे, चार चौड़ाई है इसके अंदर, एंड फिर प्लस। इसके अंदर ऊंचाई कितनी है? एक ऊंचाई, दूसरी, तीसरी और ये चौथी। इसका मतलब इसके अंदर ऊंचाई है वो भी कितनी है? इसके अंदर चार ऊंचाई है। इसका मतलब घनाभ के किनारे, किनारे कह रहा हूं मैं, सिर्फ किनारे, ये जो किनारे दिखे ना, इन किनारे 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 कितने हो जाएंगे? तो इसमें से आप हम क्या करेंगे, चार निकाल लेते हैं कॉमन। और जैसे ही चार कॉमन निकालेंगे तो ये हो जाएगा लंबाई प्लस चौड़ाई प्लस ऊंचाई, इस तरह से। तो ये हो गया इनके जितने सारे किनारे हैं उन सब की क्या है, लंबाई हो गई, इस तरह से। अब हम देखेंगे इसके विकर्ण की लंबाई कैसे निकालते हैं। घनाभ का विकर्ण, घनाभ का विकर्ण या विकर्ण की लंबाई। अच्छा, घनाभ के विकर्ण की लंबाई का हमें ऐसा पूछते हैं कि एक कमरा है, कमरे के अंदर बड़े से बड़ा बांस, यानी कि इस कोने से लगाकर उस कोने तक, ऐसा जैसे यूं समझे अपन कि यहाँ से इस कोने से लगाकर इस कोने तक, या फिर इस कोने से लगाकर इस कोने तक जो बांस रख सकते हैं उसकी लंबाई कितनी होगी। एक बार रिपीट करता हूं मैं दोबारा से, कि एक घनाभ है, यह एक कमरा है, कमरा घनाभ जैसे होता है, उसके अंदर बड़े से बड़ा बांस कैसे रख सकते हैं? तो बड़े से बड़ा बांस रखने का जो फॉर्मूला होता है वो होता है इसके विकर्ण। और विकर्ण का जो फॉर्मूला होता है वो इस तरह से होता है, कैसे लिखते हैं, अंडर रूट ऑफ, कैसे लिखेंगे, नॉर्मल तरीके से हम देखें तो अगर हमारे पास में जब भी आयत होता है, देखो ये आयत होता है इस तरह से, तो आयत का विकर्ण कैसे निकालते हैं, ये लंबाई, सॉरी ये लंबाई है और ये चौड़ाई है, तो कैसे निकालते हैं, ये एक त्रिभुज देखते हैं हम, और त्रिभुज के अंदर यहाँ 90 डिग्री का कोण बनता है इस तरह से। तो अगर पाइथागोरस प्रमेय से देखें तो इसका जो स्क्वायर होता है, मतलब कर्ण का स्क्वायर जो होता है वो लंब का स्क्वायर और आधार सॉरी लंब का स्क्वायर एन लंबाई का स्क्वायर एन चौड़ाई के स्क्वायर के बराबर होता है, ऐसा। और त्रिभुज के अंदर देखें तो ये लंब का स्क्वायर एन चौड़ाई का स्क्वायर, मतलब ऊंचाई का स्क्वायर, इस तरह से फॉर्मूला होता है। तो अगर हम आयत के अंदर देखें तो लंबाई का स्क्वायर एन प्लस चौड़ाई का स्क्वायर लिखते हैं, इसके अंदर ऊंचाई भी आती है, इसका मतलब इसके जो विकर्ण का फॉर्मूला हो जाएगा वो हो जाएगा लंबाई का स्क्वायर प्लस चौड़ाई का स्क्वायर एंड प्लस ऊंचाई का स्क्वायर, इस तरह से। यानी ये लंबाई का स्क्वायर हो गया, चौड़ाई का स्क्वायर हो गया और ऊंचाई का स्क्वायर हो गया, इस तरह से। ये हो गया इसके विकर्ण का फॉर्मूला। अब हम देखते हैं इसके आयतन का, आयतन का फॉर्मूला, आयतन। देखिए, इसके आयतन का फॉर्मूला कैसे निकालते हैं आयतन के अंदर हमेशा किसी का भी आयतन हो, जिसका भी आयतन होगा उसमें लिखेंगे लंबाई इंटू चौड़ाई इंटू ऊंचाई। तो यहाँ लिखेंगे आयतन का फॉर्मूला हो जाएगा लंबाई इंटू चौड़ाई इंटू ऊंचाई, इस तरह से। एक बार दोबारा से हम इन सारे फॉर्मूलों को चेक कर लेते हैं। जब भी हमें किसी का भी क्षेत्रफल निकालना होगा, क्षेत्रफल किसी का भी हो, हमेशा लंबाई इंटू चौड़ाई चलता है। जिसका भी क्षेत्रफल निकालो हमेशा लंबाई इंटू चौड़ाई चलता है। तो उसके हिसाब से हमने लंबाई इंटू चौड़ाई इसका लिखा, चौड़ाई इंटू ऊंचाई इसका लिखा और ऊंचाई इंटू लंबाई इसका। क्यों लिखा हमने अलग अलग? क्योंकि इनके 6 फलक थे, इस वजह से। अच्छा, एक चीज, जो क्षेत्रफल होता है, क्षेत्रफल की जो इकाई होती है, जब भी आप क्षेत्रफल निकालोगे उसकी इकाई कितनी लिखोगे? इकाई हमेशा होती है सेंटीमीटर स्क्वायर। इसका आंसर जहां कहीं भी आपको सेंटीमीटर स्क्वायर दिख रहा है, सेंटीमीटर स्क्वायर दिख रहा है, सेंटीमीटर स्क्वायर दिख रहा है, इसका मतलब वो हमेशा क्षेत्रफल है, इस तरह से। और जहां कहीं भी आपको सेंटीमीटर क्यूब दिख रहा है, क्या दिख रहा है? सेंटीमीटर क्यूब दिख रहा है, इसका मतलब वो आयतन है। वो क्या है दोस्तों? आयतन है। जहां कहीं भी सेंटीमीटर क्यूब, जैसे एक एग्जांपल देखते हैं। एग्जाम्पल के तौर पर अगर मैं लिखना चाहूँ तो ऐसे लिखो, देखो, जैसे मैंने आपसे कहा है कि 6 सेंटीमीटर स्क्वायर ये क्षेत्रफल है, फिर मैंने लिखा 6 सेंटीमीटर क्यूब ये आयतन है, और मैंने लिखा 6 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब ये किसी की लंबाई हो सकती है, चौड़ाई हो सकती है, ऊंचाई हो सकती है, दूरी हो सकती है, परिमाप हो सकता है, कुछ भी हो सकता है दोस्तों, इस तरह से। तो जिसके पीछे इकाई लगती है उससे हम आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि ये चीज क्या है। तो चलिए, अब हम देखते हैं। ये तो हो गया घनाभ। घनाभ के अंदर से इसके अलावा कोई सा भी सूत्र नहीं रहा जो मैंने नहीं बताया था। घनाभ के अंदर जितने सारे फॉर्मूले बन सकते हैं वो मैंने सारे लिख दिए। हम बात करते हैं घन के
गन के बारे में। तो चलिए हम चलते हैं गन के। तो चलिए अब हम देख लेते हैं गन। ये आ रहा आपके सामने गन। गन जो है, गन किसके जैसा होता है पहले समझते हैं। गन को अंग्रेजी में हम बोलते हैं क्यूब। क्या बोलते हैं दोस्तों? गन को इंग्लिश में हम बोलते हैं क्यूब, इस तरह से। अब ये जो क्यूब है वो किसके जैसा होता है, पहले एक बार उसको समझ लेते हैं। घन जो बनता है दोस्तों वो बनता है वर्ग से। किसे बनता है? वर्ग से। अगर आपको वर्ग के बारे में सारी जानकारी है तो इसको समझने के लिए ज्यादा टाइम नहीं लगेगा। देखिए, वर्ग का हम बात करें तो वर्ग के अंदर जो सारी भुजाएं यानी कि लंबाई भी होती है ए और चौड़ाई भी होती है हमारे पास में ए, इस तरह से। इसका मतलब वर्ग के अंदर ये ए है और ये ए है, तो घन के अंदर लंबाई भी ए होती है, चौड़ाई भी ए होती है और ऊंचाई भी जो इसके अंदर होती है वो भी कितनी होती है? ए होती है। यानी कि वर्ग और घन एक दूसरे से रिलेटेड होते हैं, यानी कि वर्ग से ही बनता है घन। अब वर्ग से घन कैसे बनता है वो देखिए। घन के अंदर जितने फलक होते हैं, चार तो दीवारें हो गई, मतलब लेफ्ट राइट आगे पीछे और ऊपर नीचे, ये सारे के सारे जो फलक होते हैं वो कौन से होते हैं? वर्ग जैसे होते हैं। मतलब अगर मैं साइड वाला देखूं, ये भी वर्ग जैसा होता है, इधर भी वर्ग जैसा होता है। नीचे वाला पेंदा है ये भी कैसे होता है? वर्ग जैसा होता है। ऊपर वाला पेंदा है ये भी कैसा होता है? वर्ग जैसा। और जो ये आगे वाला दिख रहा है ये भी वर्ग जैसा होता है। तो एक बार वर्ग का देख लेते हैं। वर्ग का जो क्षेत्रफल होता है, वर्ग का जो क्षेत्रफल होता है, इसकी लंबाई इंटू चौड़ाई करते हैं तो लंबाई भी हमारे पास में ए है और चौड़ाई भी हमारे पास में ए है। इसका मतलब इसका फॉर्मूला हो जाएगा ए स्क्वायर, इस तरह से। अब हम बात करते हैं घनाभ। घनाभ का जो क्षेत्रफल है, यहाँ लिखते हैं घनाभ का क्षेत्रफल, घन का सॉरी, घन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल, घन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल, संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल की अगर हम बात करें, संपूर्ण पृष्ठ लिखा मैंने यानी टोटल सरफेस एरिया। तो संपूर्ण पृष्ठ कैसे लिखते हैं? देखो, संपूर्ण पृष्ठ लिखने के लिए हम क्या करेंगे, सबसे पहले देखिए, इसके जो नीचे वाला फलक है, नीचे वाला फलक ये कैसा है? वर्ग जैसा। और ऊपर वाला फलक कैसा है? ये भी वर्ग जैसा। पीछे इधर वाला फलक कौन सा है? वर्ग जैसा। इधर वाला कैसा है? वर्ग जैसा। आगे वाला कैसा है? वर्ग जैसा। पीछे वाला कैसा है? वर्ग जैसा। मतलब सारे के सारे वर्ग जैसे हैं। तो पहले इस एक वर्ग का क्षेत्रफल बताओ। एक वर्ग का मतलब हो गया हाँ ए स्क्वायर। मतलब अगर मैं किसी भी वर्ग का क्षेत्रफल निकालूं तो वो होता है ए स्क्वायर। ए से इसके अंदर कितने वर्ग बन रहे हैं? एक दो तीन चार आगे पीछे ऐसे बन रहे हैं इसके अंदर छह। तो इसका फॉर्मूला हो जाएगा 6a स्क्वायर, इस तरह से। अब मेरे से पूछे कि वक्र पृष्ठीय घन का, घन का वक्र पृष्ठीय, घन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल कैसे निकालेंगे? घन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल कैसे निकालेंगे? देखिए, घन का अगर वक्र पृष्ठ निकालना है, वक्र पृष्ठ का मतलब होता है जब भी हम किसी का वक्र पृष्ठ निकालेंगे ऊपर वाला ढक्कन और नीचे वाला ढक्कन हम हटा देंगे, यानी कि सिर्फ जो राउंड राउंड शेप है वो ले लेंगे। यानी कि अगर हम समझना चाहें, ऐसे एक कमरा है, कमरे के अंदर ऊपर वाली छत है उसको भी हमने हटा दिया और जो नीचे वाली है जिसपे हम खड़े रहते हैं वो भी हमने हटा दिया। तो बच्ची कितनी? चारों दीवारें, लेफ्ट राइट आगे और पीछे। तो इस केस के अंदर अगर मैं इसके अंदर ये ऊपर वाला ढक्कन हटा दूं, मतलब अगर ये मैंने ढक्कन हटा दिया और ये नीचे वाला भी हमने हटा दिया, तो अब कितने बच गए हमारे पास में? चार। और चार बच गए तो इसका फॉर्मूला हो जाएगा 4a स्क्वायर, इस तरह से। एक चीज लिखते हैं, घन का आधार सहित, घन का आधार सहित क्षेत्रफल, आधार सहित वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल। क्या लिखेंगे? वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल। अंग्रेजी में इसको बोलते हैं एरिया विथ बेस, है ना? कर्व सरफेस एरिया विद बेस बोलते हैं अपन इसको। यानी कि इसका वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालने के लिए ये फॉर्मूला लगाएंगे। लेकिन अगर मेरे से पूछे इसका आधार सहित वक्र पृष्ठ निकालना है तो हम क्या करेंगे इसके अंदर? देखिए, ये चार तो हमारे पास में हो गई, साइड हो गई इस तरह से, और इसके अंदर हम एक नीचे और अगर जोड़ देंगे या फिर हम ऊपर जोड़ देते हैं तो इसे बोलते हैं आधार सहित वक्र पृष्ठीय। तो चार तो दीवारें हो गई और इसके अगर नीचे बॉटम के अंदर अगर हम कोई और चीज लगा देते हैं, जैसे कि अगर ये चार तो है ही है, इसके अंदर में एक और ऐड कर दो तो ये हो जाएगा 5a स्क्वायर, इस तरह से। तो इसके जो फॉर्मूला हो जाएगा कि इसका आधार सहित वक्र पृष्ठ का वो हो जाएगा 5a स्क्वायर, इस तरह से। अब हम बात करते हैं इसके जो किनारे हैं, किनारों की लंबाई की बात करते हैं। देखिए, ये तो हमने देख लिया। अब देखते हैं इसके किनारों की लंबाई, यानी कि घन के किनारों की लंबाई, किनारों की लंबाई। घन के किनारों की लंबाई कैसे निकालते हैं? देखिए, घन के किनारों की अगर मुझे लंबाई निकालनी है तो कैसे निकालेंगे? इसके अंदर किनारे लंबाई एक, दो, तीन और चार। चार लंबाई होगी, चौड़ाई एक, दो, तीन और चार। चार चौड़ाई होगी, ऊंचाई एक, दो, तीन और चार। मतलब इसके अंदर चार चौड़ाइयां हैं, चार ऊंचाइयां हैं और चार ही लंबाइयां हैं।
पर ये सारी की सारी एक जैसे होती है, मतलब 4 लंबाई, 4 चौड़ाई और 4 ऊंचाई, टोटल हो गया अपने पास में 12, और ये सारी की सारी एक जैसी होती हैं। इसीलिए अगर मैं समझना चाहूँ तो 4 चौड़ाई हो गई, 4 ऊंचाई हो गई और 4 क्या हो गई हमारे पास में, लंबाई हो गई। इन सबको जोड़ेंगे तो हमारे पास में आता है 12a। ये होता है इसके घन के जितने सारे किनारे हैं उनकी लंबाई का फॉर्मूला। इस तरह से अब हम देखेंगे कि घन का जो विकर्ण है, घन के विकर्ण का फॉर्मूला, घन के विकर्ण का सूत्र या फिर घन का विकर्ण कैसे निकालते हैं वो देखिए। घन का विकर्ण निकालना है तो घन के विकर्ण के अंदर हम ऐसे पूछते हैं कि घनाकार, घन के आकार का एक कमरा है, उसके अंदर सबसे बड़ा बांस, जैसा कि हमने घनाभ के अंदर देखा था, उसकी लंबाई कैसे निकालते हैं। तो उसका फॉर्मूला हमने देखा था, लंबाई का स्क्वायर प्लस चौड़ाई का स्क्वायर प्लस ऊंचाई का स्क्वायर, और उसके हमने लगाया था अंडर रूट। तो इसके अंदर क्या करेंगे, देखो ये है हमारे पास में लंबाई का स्क्वायर प्लस चौड़ाई का स्क्वायर एंड प्लस ऊंचाई का स्क्वायर, इस तरह से हम फॉर्मूला लगाएंगे। तो इसका जो फॉर्मूला बन जाएगा वो बन जाएगा ए स्क्वायर ए स्क्वायर ए स्क्वायर। कितने ए स्क्वायर है, 3 ए स्क्वायर है, यहाँ हम लिखेंगे 3 ए स्क्वायर इस तरह से। तो अब इसका जो फॉर्मूला बन जाएगा वो ये बन जाएगा ए स्क्वायर है वो तो आ जाता है बाहर, तो हम यहाँ लिखेंगे ए अंडर रूट 3 इस तरह से। तो ये हो गया हमारे पास में घन का जो है क्षेत्रफल लिख लिया। अब देखते हैं घन का आयतन, और घन के आयतन का फॉर्मूला क्या होता है वो देख लेते हैं। घन का आयतन, घन के आयतन का जो सूत्र होता है वो देख लेते हैं। घन के आयतन का फॉर्मूला क्या होता है, क्योंकि किसी का भी हम आयतन निकालते होता है लंबाई इंटू चौड़ाई इंटू ऊंचाई। तो इसके अंदर लंबाई भी कितनी है, ए है, चौड़ाई भी ए है, ऊंचाई भी ए है, तो इसका जो आयतन का फॉर्मूला हो जाएगा वो हो जाएगा ए क्यूब। जहां जहां पे क्षेत्रफल आ रहा है वहां लिखेंगे सेंटीमीटर स्क्वायर लिख सकते हैं, मीटर स्क्वायर लिख सकते हैं, किलोमीटर स्क्वायर लिख सकते हैं, मिलीमीटर स्क्वायर लिख सकते हैं। मतलब इन सबके पीछे क्या आएगा, स्क्वायर आएगा। मतलब जो क्षेत्रफल होता है उसके पीछे हमेशा स्क्वायर आएगा। जितनी सारी लंबाइयां हैं, लंबाई के पीछे हमेशा सेंटीमीटर आता है, या फिर मीटर आता है, या फिर किलोमीटर आता है, या फिर आता है। इस तरह से इनके पीछे स्क्वायर वगैरह कुछ नहीं आता है। जितने सारी ये भी लंबाई है, ये भी एक प्रकार की क्या है, लंबाई है, तो इसका मतलब ये भी सेंटीमीटर में आ गया। इस तरह से पीछे लंबाई ही तो है, ये क्या है, घन के विकर्ण की लंबाई। ये है आयतन, मतलब लंबाई को चौड़ाई से, चौड़ाई को ऊंचाई से इंटू कर रहे हैं, लंबाई इंटू चौड़ाई, चौड़ाई इंटू ऊंचाई। इसका मतलब इसमें आ गया सेंटीमीटर इंटू सेंटीमीटर इंटू सेंटीमीटर, यानी सेंटीमीटर क्यूब, या फिर लिख सकते हैं मीटर क्यूब, यहाँ फिर लिख सकते हैं किलोमीटर क्यूब। इस तरह से हम इन सबका फॉर्मूला लिख सकते हैं। तो ये था इसके अंदर, घन के अंदर जो जो इन्फॉर्मेशन हमसे पूछ सकता है एग्जाम के अंदर, वो सारे सूत्र मैंने यहाँ लिख दिए हैं इस तरह से। अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो चलिए अब हम शुरू करते हैं बेलन, यानी कि जो बेलन का क्षेत्रफल है, बेलन का आयतन है, बेलन का वक्रपृष्ठी है, बेलन के जितने सारे फॉर्मूले हैं वो हम सारे देख लेते हैं। देखिए कैसे बनाएंगे। सबसे पहले हम बात करते हैं बेलन के अंदर जो इसका जो आधार है, आधार का मतलब जो नीचे वाला बेस है, उसकी अपन बात करते हैं। इसका जो बेस होता है वो एक सर्कल जैसा होता है। तो हमें इस सर्कल के बारे में यानी वृत्त के बारे में दो चीजें अच्छे से ध्यान रखनी है। पहली ये कि इसका परिमाप क्या होता है, मतलब इसकी परिधि क्या होती है। तो परिधि कह सकते हैं या फिर परिमाप कह सकते हैं। जो वृत्त है इसकी परिधि का फॉर्मूला होता है 2πr इस तरह से। और जो ये वृत्त है इसका क्षेत्रफल, इसका क्या बात करते हैं अपन, क्षेत्रफल। मैं किसकी बात कर रहा हूँ, इस वृत्त की बात कर रहा हूँ। एक बार यहाँ मैं वृत्त का लिख रहा हूँ, वृत्त का, और ये लिख रहा हूं मैं वृत्त का क्षेत्रफल। वृत्त का क्षेत्रफल होता है 2π r² बाय मिस्टेक। इसका क्षेत्रफल होता है πr²। इस तरह से, यानी कि अगर हम इसके बेस यानी कि इसका जो आधार है उसको अपन देखें, तो इसका जो बेस होता है वो वृत्त जैसा होता है, और वृत्त जो होता है उसका परिधि का फॉर्मूला ये होता है, इसके क्षेत्रफल का फॉर्मूला होता है। अब इन्हीं सूत्र से हम इसके क्षेत्रफल का फॉर्मूला बनाएंगे। तो सबसे पहले हम देखते हैं बेलन। बेलन जो है वो उसके वक्रपृष्ठी का फॉर्मूला कैसे बनता है पहले समझेंगे, फिर इसको लिखेंगे। देखो एक बार मैं यहाँ सूत्र का नाम लिख देता हूँ कि जो बेलन है, बेलन का सबसे पहले लिखेंगे वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल। और वो कैसे बनता है पहले आप ऐसा देखिए, जैसे अगर ये सर्कल है, आप ध्यान से देखेंगे, वक्र पृष्ठी का मतलब क्या होता है पहले वो क्लियर कर लेते हैं। वक्र पृष्ठी का मतलब सर इसके ऊपर ढक्कन नहीं लग रहा है और इसके नीचे भी ढक्कन नहीं लग रहा है। जैसे कि कोई खोखला है, अपन यूं कह सकते हैं पाइप होता है, जिस पाइप के इधर भी ढक्कन नहीं लग रहा है और इधर भी ढक्कन नहीं लग रहा है, यानी कि बिल्कुल ऐसा देखें तो इधर से उधर दिख सकता है। तो जो पाइप होता है इस साइड में और उस साइड में उसके ढक्कन नहीं लग रहा है, ऐसा अपन समझ सकते हैं। तो अगर मैं बात करूं वक्र, वक्र का मतलब ये खोखला है और दोनों तरफ से खुला हुआ है, तो इसे अपन बोलते हैं वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल। मतलब इस वाली शेप, राउंड राउंड शेप में जो होता है। अब ये बनता कैसे, सबसे पहले देखो, जैसे मान लू मैं आपसे कहूं कि ये हमारे पास में एक सर्कल है यानी वृत्त है, और इस वृत्त को इसको क्या बोलेंगे, परिधि।
मैंने इसको इसलिए बनाया क्योंकि हम गोल गोल बना के ऊपर जाएंगे। तो ये वृत्त की परिधि है और इस परिधि को अगर मैं गोल 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 इस तरह से घुमाते हुए ऊपर ले जाऊं, इस तरह से ऐसे ले जाऊं, तो मैंने स्टार्ट कहां से किया था, दोबारा से देखें। मैंने स्टार्ट किया था इस तरह से, ये वृत्त की परिधि है और परिधि को अपन h ऊंचाई तक ले जाते हैं। तो वृत्त की परिधि का फॉर्मूला होता है 2πr, इस तरह से। इसका मतलब वृत्त की परिधि 2πr, वृत्त की परिधि को अगर मैं h ऊंचाई तक लेके जाऊं तो फॉर्मूला बनता है बेलन का वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल, जिसे अपन बोलते हैं 2πRh। एक बार दोबारा से, कि जो इसका नीचे वाला हिस्सा है ये है इसकी परिधि। मतलब अगर मैं इसकी बात करूं, ये परिधि है, इसको अगर मैं h ऊंचाई तक ले जाऊं इस तरह से, जैसे एग्जांपल के तौर पर यूं कह सकते हैं कि जब सॉरी, रामायण के अंदर जब हनुमान जी अपनी लंका में जाते हैं और वहां पे जब रावण के सामने खड़े होते तो रावण उनको शायद मेरे हिसाब से सिंहासन नहीं देता है। तो हनुमान जी से बोलते हैं कि आप मेरे को सिंहासन दो या नहीं दो, मैं अपनी पूंछ से भी सिंहासन बना सकता हूँ। तो आप थोड़ा सा याद करें, उस समय हनुमान जी ने ऐसे पूंछ गोल 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 इस तरह से बनाई थी और वो उसके ऊपर बैठ गए थे। इसका मतलब वो जो एरिया है वो वक्रपृष्ठीय है, यानी कि इस तरह से गोल गोल बना के बैठे हैं। तो ये वाला जो है वक्रपृष्ठीय, और वो बनता कैसे है, बेलन की परिधि को h ऊंचाई तक इंटू करते हैं तब जाके ये बन जाता है इस तरह से। फिर हम बात करते हैं बेलन का संपूर्ण पृष्ठीय, बेलन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल, इस तरह से। तो इसका फॉर्मूला क्या हो जाएगा, संपूर्ण पृष्ठ का मतलब अब हम इसके ऊपर ढक्कन लगा रहे हैं और इसके नीचे भी ढक्कन लगा रहे हैं। जब अपन ऊपर और नीचे दोनों तरफ ढक्कन लगाएंगे तो वो ढक्कन बनता है वृत्त के जैसा, मतलब लाइक इसके जैसा एक सर्कल बनता है। तो ऊपर ढक्कन लगा रहे हैं तो वृत्त का क्षेत्रफल, जो ऊपर ढक्कन लगाएंगे यहाँ पे संपूर्ण बना रहा है, ढक्कन लगा रहा है, ढक्कन का मतलब हो गया πr²। एक ऊपर लग रहा है, एक ढक्कन नीचे की तरफ लग रहा है, तो ये बन रहा है ये भी πr²। इसका मतलब कितने πr² हो गए, 2πr²। तो वृत्त के वक्र पृष्ठ के अंदर हम जोड़ेंगे 2πr स्क्वायर, और इनमें से जो कॉमन आ रहा है वो कॉमन लेते हैं हम बाहर, यानी कि 2πr कॉमन आ जाएगा, अंदर बच जाएगा h प्लस r, इस तरह से। ये बन गया बेलन के वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल का, सॉरी संपूर्ण पृष्ठीय का क्षेत्रफल का सूत्र बन गया। अब हम बात करते हैं इसके आयतन की बात करते हैं। उससे पहले हम आधार सहित लिख लेते हैं। जो बेलन का आधार सहित, बेलन का क्या लिखते हैं, आधार सहित वक्र, आधार सहित वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल। क्या लिखा मैंने एक बार, आधार सहित। पहले तो हम लिखेंगे वक्र पृष्ठीय और उसमें सिर्फ हम आधार जोड़ेंगे। ऐसे मान लो कि जैसे मुझे इसके अंदर कुछ भरना है और ऊपर ढकना कुछ नहीं है, तो नीचे कुछ न कुछ होना चाहिए। यानी कि जो हम πr² 2 बार जोड़ रहे हैं, इसको हम सिर्फ एक बार जोड़ेंगे और ऊपर वाला खुला रख देंगे, तो उसे अपन बोलते हैं बेलन का आधार सहित वक्र पृष्ठीय। तो सबसे पहले वक्र पृष्ठीय का लिखो 2πrh एन प्लस, अब आधार सहित है तो एक बार πr² जोड़ देते हैं। तो इनमें से कॉमन क्या आ रहा है, πr कॉमन आ रहा है, तो पाई और r आ जाएगा बाहर, अंदर बच जाएगा 2hn प्लस, यहां से हमारे पास में बच जाएगा r, इस तरह से। कैसे लिया, πr कॉमन आ गया, यहाँ से बच गया 2, यहाँ से बच गया और यहाँ से बच गया अपने पास में r। ये हो गए बेलन के तीनों फॉर्मूले, संपूर्ण पृष्ठीय, वक्र पृष्ठीय और आधार सहित वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल। अब हम बात करते हैं इसके आयतन की। देखिए आयतन की कैसे करेंगे अपन हाँ जी, आयतन का फॉर्मूला बनाने के लिए, जैसे पहले हमने भी ऐसा गोल गोल बनाया था इस तरह से, ऐसा ऐसा ऐसा, तो हमने यहाँ पे नीचे क्या लिया था, इसकी परिधि ली थी। लेकिन अगर मैं वृत्त का क्षेत्रफल ले लूं, मतलब इस तरह से, जैसे ऐसे 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 करके लूं, अब मैं इसको पूरी एक एक के ऊपर एक के ऊपर एक के ऊपर एक के ऊपर एक तरह से करता हूँ। जैसे अगर आप कहीं खाने वगैरह में हम जाते हैं तो हम देखते हैं कि जो रोटियां वगैरह होती हैं वो एक रोटी के ऊपर दूसरी रोटी, तीसरी रोटी, चौथी रोटी, इस तरह से रखते हैं। तो रोटियां अगर आप ऐसे देखते हो तो जो हमारे पास में रोटियां का बल्क बनता है पूरा पूरा, वो कैसे बनता है, यानी कि एक वृत्त के ऊपर दूसरा वृत्त रखा गया है, यानी कि वृत्त का क्षेत्रफल। इसका मतलब ये हो गया कि वृत्त के क्षेत्रफल को यदि हम ऊंचाई से इंटू कर देते हैं, मतलब इसके अंदर रोटी के ऊपर रोटी रखी हुई है इस तरह से, एक रोटी दूसरी रोटी इस तरह से, तो ये क्षेत्रफल काउंट होता है। यानी कि क्षेत्रफल के अंदर जो ये वृत्त का क्षेत्रफल है, वृत्त का क्षेत्रफल, उसको अगर मैं ऊंचाई से इंटू कर दूं तो वो बन जाता है हमारे पास में आयतन। एक बार दोबारा से कैसे बनता है देखिए, बेलन का बेलन का आयतन, आयतन कैसे निकालेंगे, जैसे हमने इसकी परिधि को h से मतलब ऊंचाई से इंटू किया था तब बनता है क्षेत्रफल। लेकिन वृत्त के क्षेत्रफल को अगर आप h से इंटू करोगे, मतलब ऊंचाई से इंटू करोगे, तब ये बन जाएगा आयतन। यानी कि बेलन के जो आयतन का फॉर्मूला होता है वो क्षेत्रफल को, किसके, वृत्त के क्षेत्रफल को अगर आप ऊंचाई से इंटू करते हो तब ये वाला फॉर्मूला बन जाएगा आराम से। तो ये हो गया बेलन के आयतन का सूत्र जो होता है इस तरह से। अब हम देखते हैं इसका नेक्स्ट जो हम बात करते हैं शंकु की, तो शंकु की बात करेंगे।
हाँ जी, देखिए, अब हम बात करते हैं शंकु की। शंकु का क्षेत्रफल कैसे निकालते हैं, शंकु का आयतन कैसे निकालते हैं, हम सबसे पहले वो देखते हैं। तो शंकु के अपन बात कर रहे हैं, तो शंकु जो होता है, उसका जो नीचे वाला पेंदा होता है, वो भी एक वृत्त के जैसा ही होता है। यानी कि अगर मुझे शंकु का क्षेत्रफल निकालना है, आयतन निकालना है, वो भी इस वृत्त के हिसाब से ही निकलेगा। देखिए, सबसे पहले हम बात करते हैं शंकु के वक्रपष्टि का। तो कैसे बनता है, पहले वो समझेंगे। शंकु का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल। वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल कैसे बनाएंगे, देखिए, इस बार जो हम जो वृत्त ले रहे हैं, जैसे हमने पहले सिलेंडर का निकाला था, यानी कि इसका निकाला था, उसमें हमने ये किया था कि जब भी हम क्षेत्रफल निकालते हैं, तो इस वृत्त का जो परिधि होती है, वृत्त की परिधि को हम h ऊंचाई तक ले जाते हैं इस तरह से। लेकिन इस बार हम ऐसे ऊंचाई तक नहीं ले जाएंगे, हम ले जाएंगे इसको तिरछी ऊंचाई तक, यानी कि इसको ले जाएंगे एल की तरफ, इस तरह से। यानी कि जो ये सर्कल है, अगर मैं इसकी परिधि परिधि को अगर इस तरह से ले जाऊं, इस तरह से और ऊपर ले जाकर छोटा कर दूं इस तरह से, तो इस बार ऊंचाई नहीं लेंगे, इस बार हम लेंगे एल, इस तरह से। यानी कि शंकु का जो, अगर मेरे से पूछे वक्र पृष्ठीय, तो जो सर्कल का है 2πr, सर्कल का लिखते हैं हम, क्या लिखते हैं, वक्र पृष्ठीय होता है 2πr। और इसकी जो ऊंचाई है, इसकी जो ऊंचाई है वो है तिर्यक ऊंचाई, यहाँ हम लिखते हैं एल। लेकिन यहाँ पे ये फॉर्मूला नहीं बनेगा। ये क्यों नहीं बनेगा, क्योंकि अगर हम इसमें ये बनाए क्या, अगर हम इसके अंदर सिलेंडर बनाए, तो ये सिलेंडर का होता है आधा, सिलेंडर का क्या होता है, आधा होता है। क्योंकि हम ऊपर तक चले गए इस तरह से, तो ये वाला भाग और ये वाला भाग क्या हो गया, छूट गया। जैसे अगर हम इसको देखना चाहें इस तरह से देखो, ये एक भाग, दो भाग, तीन भाग और ये चार भाग, इस तरह से। यानी कि ये दो भाग जो है हमारे पास में छूट गए हैं। इसका मतलब इसका जो वक्र पृष्ठी होता है, वो बेलन का जो होता है, इसका क्या हो जाएगा, आधा हो जाएगा। यानी कि अगर मैं यहाँ पे इसका वक्र पृष्ठी लिखूं, तो इसमें मैं किसका भाग दूंगा, दो का, तो ये दो से दो कट जाएंगे और यहाँ आंसर आ जाएगा पाई आर एल, इस तरह से। इसके अंदर ध्यान रखना है कि इसके अंदर तिर्यक ऊंचाई आती है, तिरछी ऊंचाई आती है, तभी तो हमने इसका आधा किया था। आधा क्यों किया था, क्योंकि ये तिरछी ऊंचाई ले रहे हैं, अगर सीधी ऊंचाई लेते तो हम इसका आधा नहीं करते, इस तरह से। अब देखिए, ये है पाई आर, ये है बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, और हम देखते हैं बेलन का संपूर्ण पृष्ठीय, सॉरी, शंकु का, शंकु का संपूर्ण पृष्ठीय। अब हम देखते हैं शंकु का, शंकु का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल। शंकु का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल का फॉर्मूला क्या होता है, देखिए, शंकु के अंदर क्या है, वक्र पृष्ठ तो हो गया, इसके नीचे ढक्कन एक ही लगेगा, ऊपर की तरफ लगेगा नहीं। इसका मतलब ये पाई आर एल, और नीचे वाला जो है वो एक सर्कल के जैसा है, वृत्त के जैसा है, तो इसके अंदर पाई आर स्क्वायर जुड़ जाएगा। इसका मतलब इसका फॉर्मूला बन जाएगा, अगर मैं इसमें कॉमन लेना चाहूं, तो पाई आर आ जाएगा बाहर की तरफ, और अंदर क्या बच जाएगा, अंदर बच जाएगा हमारे पास में एल प्लस आर। ये होता है शंकु के संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल का सूत्र होता है। शंकु का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल पाई आर एल प्लस आर, इस तरह से इसका फॉर्मूला होता है। अब हम देखते हैं शंकु के आयतन की, आयतन, जो शंकु का आयतन का फॉर्मूला होता है वो कैसे बनता है, वो देखिए। आयतन का मतलब, जैसे मैंने अभी बताया था आपको, ये सर्कल है, हमेशा आयतन निकालने के लिए इसके आधार को ऊंचाई से इंटू कर दो, तो वो आयतन में कन्वर्ट हो जाएगा। तो अगर मैं इसके आधार को, आधार है हमारे पास में सर्कल, और यानी वृत्त, और इसको h ऊंचाई से इंटू करूं, तो इसका क्षेत्रफल, आधार का क्षेत्रफल कितना है हमारे पास में, पाई आर स्क्वायर, और इंटू में कर दूं ऊंचाई से, इस तरह से, तो किसका फॉर्मूला बन जाता है, शंकु का। लेकिन दिक्कत ये है कि जब हम इसमें शंकु बनाते हैं, इस तरह से देखो, ये शंकु बनाते हैं, तो ये इसके तीन भाग हो जाते हैं, एक भाग, दो, और ये तीन। यानी कि हमें जो बेलन का आयतन होता है, ये बेलन का आयतन का फॉर्मूला है, किसका आयतन का फॉर्मूला, बेलन का। लेकिन इसका वन थर्ड, यानी तीन में से एक भाग, तीन में से एक भाग आता है शंकु के आयतन का फॉर्मूला। यहाँ हम देख सकते हैं आराम से, एक, दो और तीन, इस तरह से। यानी कि तीन भाग में से एक भाग जो है वो बेलन के आयतन के फॉर्मूले में आता है। यानी कि बेलन का आयतन का फॉर्मूला क्या होता है, जो शंकु के, सॉरी, शंकु के आयतन का फॉर्मूला क्या होता है, जो बेलन के आयतन का फॉर्मूला होता है। बेलन के आयतन का फॉर्मूला होता है पाई आर स्क्वायर एच, उसका हम वन थर्ड कर देंगे, तो ये बन जाएगा शंकु के आयतन का फॉर्मूला। क्या है ये, शंकु का आयतन। शंकु का आयतन का होता है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, इस तरह से। यस। अब हम बात करते हैं गोले के आयतन के फॉर्मूला, यानी कि गोले के आयतन, गोले का क्षेत्रफल, वो सारे देखेंगे। अच्छा देखिए, ये जो गोला है, अगर मुझे इसका क्षेत्रफल निकालना है, तो यहाँ हम लिखेंगे गोले का संपूर्ण पृष्ठीय, संपूर्ण पृष्ठीय
क्षेत्रफल। एक चीज याद रखें, गोले का हमेशा संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल ही होता है, गोले का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल नहीं होता है, क्योंकि इसके अंदर ढक्कन नहीं लगते, ये कहीं से खुलता नहीं है। तो ये अगर खुल जाएगा तो फिर गोला नहीं रहेगा। इसका मतलब ये जो गोला दे रखा है, स्फीयर दे रखा है, इसका अगर मुझे क्षेत्रफल निकालना है तो आप ऐसा समझिए कि इसके अंदर 4 वृत्त बनते हैं। कितने बनते हैं? 4 वृत्त। ऐसा एक वृत्त, दूसरा ऐसा, तीसरा आगे की तरफ और चौथा पीछे की तरफ, इस तरह से। इसका मतलब इसके अंदर 4 वृत्त बनते हैं। तो इसके जो फॉर्मूला होता है क्षेत्रफल का वो होता है 4 पाई आर स्क्वायर, इस तरह से। और अगर मैं इसकी बात करूं, यानी कि अर्ध गोले का, देखेंगे अर्ध गोले का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, इसका मतलब इसके अंदर संपूर्ण पृष्ठीय और वक्र पृष्ठीय दोनों होता है। अगर मैं इसको बीच में से काट दूं तो आधा क्षेत्रफल ऊपर और आधा क्षेत्रफल हो जाएगा नीचे, लेकिन इसका ऊपर ढक्कन लगता है, इसीलिए मैंने यहाँ पे लिखा है वक्र पृष्ठीय। इसका मतलब पहले एक बार इसका वक्र पृष्ठीय देखते हैं कि जो इसका हम आधा करेंगे, मतलब इसका आधा करेंगे तो इसका फॉर्मूला हो जाएगा 2 पाई आर स्क्वायर, इस तरह से। लेकिन अगर मुझे इसका संपूर्ण प्रश्न निकालना है, आधा तो मैंने कर दिया, पर ये अब ऊपर से क्या हो गया, खुला हो गया, तो ऊपर भी इसके ढक्कन रखना पड़ेगा, तो अब ये संपूर्ण प्रश्न हो जाएगा। यानी कि अर्धगोले का अगर मुझे संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालना है तो इसका फॉर्मूला हो जाएगा 2 पाई आर स्क्वायर एन प्लस पाई आर स्क्वायर, इस तरह से। यानी कि मैंने ये जो ऊपर जो ढक्कन लगाया है वो किसके जैसा है, सर्कल के जैसा है, वृत्त के जैसा है। तो मैंने इसके ऊपर जैसे ही ये पाई आर स्क्वायर लिखा तो अब ये संपूर्ण पृष्ठ बन गया। तो 2 और 1 कितने हो जाएंगे हमारे पास में, 3 पाई आर स्क्वायर, इस तरह से। ये है अर्धगोले का संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल। और गोले का तो वैसे ही संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल ही होता है, क्योंकि इसका वक्र पृष्ठ नहीं होता है। अगर आपसे पूछे कि ऐसी कौन सी आकृति है जिसका वक्र पृष्ठ नहीं होता, तो वो एकमात्र है गोला, इसका कोई भी वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल नहीं होता है। अब हम बात करते हैं इसके आयतन की। आयतन आयतन, मैंने कहा था इसका जो आधार होता है उसकी ऊंचाई से इंटू कर दो तो वो ऑटोमेटिकली क्या बन जाता है, आयतन बन जाता है। इसका आधार कहो, इसकी ऊंचाई कहो, हमेशा त्रिज्या ही रहती है। यानी कि अगर मैं इसके आधार का क्षेत्रफल की बात करूं तो वो होता है पाई आर स्क्वायर, लेकिन अगर मैं इसकी ऊंचाई की बात करूं तो ये होती है आर, मतलब मैं इसको आर से इंटू करूंगा। तो ये फॉर्मूला बनना चाहिए हमारे पास में पाई आर क्यूब, इस तरह से। लेकिन ये आकृति चारों तरफ से गोल है, तो इसको सही करने के लिए, मेंटेन करने के लिए हम इसके आगे लगाते हैं 4/3, 4/3, इस तरह से। अगर आप कंफ्यूज होते हैं कि सर यहाँ पे 3 ऊपर लगाए हैं 4 नीचे लगाए हैं, तो ऐसा याद रखो ये 3 पहले से ऊपर दिख रहे हैं तो अब 3 नीचे जरूरत पड़ रही है, तो हम इस 3 को नीचे लगाएंगे, दोनों ही 3 हम ऊपर नहीं लगाएंगे। कभी कभी हम कंफ्यूज हो जाते हैं कि 3/4 लिखे या 4/3 लिखे, तो ऐसे समझो कि 3 तो ऊपर से लगा ही रहे हैं पहले से, अब हमें 3 नीचे की तरफ लिखने हैं, तो ये 3 हम नीचे लिखेंगे हमेशा की तरफ। ऐसा आपको याद रह जाएगा कि 4/3 की जगह 3/4 नहीं लिख दो आप। आगे देखिए, अब ये तो हो गया पूरे गोले का, गोले का आयतन। और हम देखते हैं अर्ध गोले का आयतन। अगर मेरे से पूछे कि अर्ध गोले का आयतन का फॉर्मूला होता है हेमिस्फीयर, जिसे अंग्रेजी में बोलते हैं, तो इसका आधा क्या हो जाएगा, अगर मैं इसमें 2 का भाग दूं तो ये 2 से 2 कट जाएगा, तो यहाँ आंसर आ जाएगा 2/3, यानी कि 2/3, और फिर लिखेंगे पाई आर क्यूब। इस तरह से हम इसका फॉर्मूला लिखेंगे। तो ये तो थे इन सारे के फॉर्मूले। अगर वीडियो अच्छी लगती है तो लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों को शेयर करें ताकि इसका बेनिफिट सबको मिल सके। आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए